भगवान शिव ने बताया कि इन 3 लोगों पर कभी भरोसा मत करना। ये सिर्फ अपना होने का ढोंग करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक रतनपुर नामक शहर था और उस शहर में एक कपूरचंद्र नाम की सेठ रहती थी। सेठ तो अच्छे भले आदमी थे और ठीक ठाक पैसे वाले भी थे। उनका कारोबार अच्छे से चल रहा था। कुछ समय बाद सेठ के घर में एक लड़का पैदा होता है। वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सेठ ने उस लड़की का नाम सामल रखा। लड़का जब बड़ा हुआ तो सेठ उसे अपनी दुकान पर ले जाता था। लेकिन सेठ का बेटा कभी किसी काम पर ध्यान नहीं देता था। कपूरचंद ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा। बैठकर खाने से त्रिलोक की संपत्ति भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। मनुष्य को अपने जीवन में कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। 1, आपके काम करने से 4 लोगों को और काम मिल जाता है। सेठ का लड़का बड़ा ढीठ था। सेठ की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। पर सेठ कर भी क्या सकता था? आखिर बेटा था तो सेठ ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह करवा दिया। विवाह हो जाने के बाद भी वह कपूरचंद सेठ का लड़का कोई काम नहीं करता था। धीरे धीरे उसको छोटी मोटी चोरी करने की आदत लग गई। वह अपने साथियों के साथ जाता था और चोरी करता था। अब देखिए श्रोताओ, सेठ तो बूढ़े हो चले थे और सामल अभी जवान हुआ था। सेठ ने उससे कहा कि बेटा, मुझसे काम ठीक से नहीं होता है, तुम अपनी दुकान संभालो। परंतु सेठ का लड़का एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। छोटी मोटी चोरियां कर करके उसका मन चोरी में लगने लगा। चोरी का तो उसे चस्का सा लग गया था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि छोटी छोटी चोरियां तो मैंने बहुत कर ली, आज मैं चलकर कहीं से ठीक ठाक बड़ी चोरी करके लाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके कि आज कहीं से बड़ी चोरी करके लाऊंगा और फिर मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। यह सोचकर कि वह सामल चोर चोरी करने की मंशा से चल देता है। चलते चलते वह शहर से होकर गुजरता है और राजा के महल के सामने से जब निकला तो उसने देखा कि राजा का जो महल है वह 7 मंजिल ऊंचा बना हुआ था और 7 मंजिल ऊपर 7 सोने की कलश लटक रही थी। जब सेठ की लड़की ने देखा राजा के महल पर सोने के कलश लटके हुए हैं तो उसने उन्हें ही चुराने का निश्चय किया। परंतु विचार करने लगा कि इन्हें उतारा कैसे जाए। ये तो 7 मंजिल ऊपर है और राजा के महल पर कड़ा पहरा रहता है। मुख्य द्वार से तो प्रवेश मिल ही नहीं सकता। अब महल के चारों तरफ घूमकर देखने लगा कि कहीं महल के ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल जाए और मैं यह 7 सोने के कलश उतार ले आऊं। महल के चारों ओर घूमकर देखा तो उसने देखा कि राजा के महल का जो पिछला भाग है वह घने जंगल से ढका हुआ है। वहां कोई बहुत कम आता जाता था, परंतु उसकी ऊंचाई बहुत थी, क्योंकि पीछे से 7 मंजिल तक ऊंची दीवार थी। चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। उस पर चढ़ना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि वह पत्थरों से निर्मित किला था। विशाल दीवारें थीं। तो मित्रों, जो चोर होता है उसमें बड़ा दिमाग होता है। अब तो सेठ के लड़के ने विचार किया और किसी लोहार के पास जा पहुंचा। लोहार से बोला, भैया, मुझे आप 100 कीलें बना दीजिए। लोहार ने बड़ी बड़ी कीलें उसे बनाकर दे दी। सामल चोर ने क्या किया, उन कीलों को लेकर और एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर चल देता है। इधर जब रात्रि होती है और रात्रि के 12 बजते हैं तो चोर एक थैले में उन कीलें और हथौड़े को रखकर राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वहां पहुंच जाता है। और राजा के महल के पीछे जाकर उसने क्या किया, कीलों को दीवार में ठोकना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे दीवार पर कील ठोकता गया, क्योंकि पत्थरों से निर्मित किला था। उसमें काफी दरारें थीं। उन दरारों में कीलों को हथौड़ा से ठोकता था और ऊपर चढ़ जाता था। इस प्रकार वह 7 मंजिल पर चढ़कर उन कलशों को उतार लेता था। कलशों को उतारने के बाद अपनी कमर से मानता है और जिन कीलों से चढ़कर वह ऊपर गया था उन्हीं कीलों से नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता था, ऊपर से हथौड़े से कीलों को उखाड़कर अपने थैले में रखता जाता था। धीरे धीरे वह कीलों को खाता हुआ 2 घंटे में नीचे उतर आता है। इस प्रकार वह सामल चोर उन 7 कलशों को लेकर अपने घर आ जाता है। उसने अपने घर में 3 कुआं बनवा रखे थे। उसने लाकर 7 कलश एक कुएं में डाल दिए और ऊपर से मार्बल बना हुआ एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। श्रोताओं, इधर जब प्रातः काल हुआ तो राज कर्मचारियों ने देखा कि किले के बुर्ज पर कलश ही नहीं थे।
उन्होंने यह खबर राजा को दी कि महाराज आपके महल में चोरी हो गई है। राजा कहने लगा कि चोरी कैसे होगी? द्वार पर कौन था? जवाब दिया, महाराज पता नहीं। जब राजा ने द्वारपालों से आकर पूछा तो दरवाजे पर जो पहरेदार लगी थी उनसे कहा कि आप कहाँ गए थे? महल में से सोने के कलश जा चुके हैं। तो द्वारपाल कहने लगे, महाराज हम पूरी रात्रि भर जागकर पहरा देते रहे हैं और आपकी सेना भी पहरा देती रही है, परंतु हम चोर के बारे में कुछ नहीं जानते। न जाने कौन कहां से आपके कलशों की चोरी कर ले गया। श्रोताओं, अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कड़ा पहरा होने के बाद महल के अंदर चोर कैसे घुस गया? क्या कोई आकाश मार्ग से चोरी कर ले गया? उसी स्थान पर 7 कलश और टंगवा दूं, वह चोर फिर आएगा और इस बार पहरे को सशक्त रखना, किसी भी तरह से उसे हमें पकड़ना होगा। इस प्रकार राजा ने उसी स्थान पर 7 कलश फिर से रखवा दिए। इधर बनिया का लड़का मन में विचार करने लगा कि चलो 7 कलश तो मेरे पास आ ही गए हैं, यदि राजा ने कलश फिर रखवा दिए तो मैं किसी दिन उन्हें भी उतार लाऊंगा। मित्रों, एक दिन वह घूमने के लिए जाता है और देखता है कि 7 कलश राजा ने फिर से रखवा दिए हैं। अब तो चोर मन में विचार करने लगा कि आज रात्रि को इन्हें भी उतार ले जाऊंगा। वह चोर बड़ा ही शातिर हो गया था। कलश उतारने का तरीका तो उसे मालूम ही था। अगले दिन वह रात्रि के 12 बजते ही कीलें और हथौड़ा लेकर राजा के किले के पीछे पहुंच जाता है। पहले की तरह वह फिर से कीलों को ठोकता हुआ किले के ऊपर चढ़ जाता है और फिर से उन 7 कलशों को उतारकर उसी तरह नीचे आ जाता है। सामल चोर उन कलशों को लाकर उसी कुएं में रख देता है। अब देखिए, इधर प्रातःकाल राजा के मंत्री और पहरेदारों ने देखा तो राजा से कहा, महाराज आज फिर कलशों की चोरी हो चुकी है। राजा कहने लगा, इतना सशक्त पैरा होते हुए भी मेरे महल से कलशों का चोरी हो जाना बड़े शर्म की बात है। तुम सब रात भर क्या करते रहते हो? पहरेदार कहने लगे, महाराज हम लोगों का कोई दोष नहीं है। हम पूरी रात्रि भर बड़ी ईमानदारी से जागकर पहरा देते हैं और न जाने कहां से चोर आकर कलशों की चोरी कर ले जाता है। राजा उस बात से बहुत परेशान हुआ। सोचने लगा, हमें इस चोर को पकड़ना होगा और इसे कठोर से कठोर सजा देनी होगी। यही सोचकर राजा ने फिर से उसी स्थान पर कलश रखवा दिए और इस बार राजा ने सख्त लहजे में अपने सैनिकों से कहा कि चौकसी और बढ़ा दूं और इस बार चोर हमारी पकड़ में आ जाना चाहिए। मित्रों, अब तो समस्त सैनिक बड़े सावधान हो जाते हैं। दरवाजे पर सख्त पहरा हो जाता है, सेना लगा दी जाती है। और जब यह बात उस सेठ के लड़के ने सुनी कि महाराज ने 7 कलश दोबारा से टांग दिए हैं, तो मित्रों, अब तो सेठ का लड़का मन में विचार करने लगा कि 14 कलश तो हो चुके हैं और 7 कलशों को मैं आज भी लेकर आऊंगा। मित्रों, रात्रि के जैसे ही 12 बजते हैं तो वह घर से बाहर निकलता है। जब घर से बाहर निकला तो उसके पिताजी कपूरचंद सेठ जी देख रहे थे। मन में विचार कर रहे थे कि लड़का इतनी रात में कहां जाता है, मुझको देखना चाहिए। अब तो सेठ कपूरचंद अपनी लड़की का पीछा करते हैं। सामल आगे आगे जाता है और सेठ पीछे पीछे उसके देखते हुए जाते हैं कि देखिए रात में यह कहां जाएगा। मित्रों, वह चोर राजा के महल के पीछे जाकर दीवार में कील ठोकने लगता है। चोर के पिताजी छुपकर वहीं देख रहे थे। चोर उन कीलों को ठोंकता जाता है और ऊपर चढ़ता जाता है। उन कीलों के सहारे धीरे धीरे वह 7 मंजिल पर पहुंच जाएगा और उन कीलों के सहारे वह धीरे धीरे 7 मंजिल पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उन 7 कलशों को उतारकर अपनी कमर से बांधता है और नीचे को चल देता है। मित्रों, उधर सेठ सोच रहा था कि मेरा लड़का इतनी बड़ी चोरी कर रहा है, राजा के किले के ऊपर चढ़कर सोने के कलशों की चोरी कर रहा है। यदि राजा को पता चला तो इसे अवश्य ही फांसी की सजा मिलेगी। इसीलिए मुझे इसके पीछे चलना चाहिए, इसे समझाना चाहिए। यह सोचकर कि कपूरचंद भी उन कीलों के सहारे जो दीवार में गड़ी हुई थी उनसे ऊपर चढ़ने लगते हैं, परंतु सेठ बूढ़े थे इसलिए ज्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ पाए और उस दीवार के बीच भाग में एक कोट बना हुआ था, छज्जा जिसे बोलते हैं। वह सेठ उसी छज्जे में बैठ जाती है। सोचने लगी कि पहले इसे यहां तक उतर कर आने दो, तब इसे समझाऊंगा। मित्रों, सेठ का लड़का उन कलशों को लेकर नीचे उतरा
और बीच ऊंचाई पर उसने अपने पिताजी को बैठे देखा तो पूछने लगा कि पिताजी आप यहां क्यों आए हो? तो वह सेठ कहने लगा, अरे मूर्ख, यदि राजा को पता चल गया तो तुझे फांसी हो जाएगी। तो यह क्या कर रहा है? चोर अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी आप नीचे उतर आए, नहीं तो अवश्य पता चल जाएगा। अब तक तो पता नहीं चला है। चोर ने अपने पिताजी से कहा कि चुपचाप नीचे उतर आए, लेकिन मित्रों, वह सेठ बूढ़ा था। वहां तक चढ़ तो गया, मगर उतरना उसके बस से बाहर था। बहुत प्रयास करने के बाद भी सेठ नहीं उतर पाए तो चोर ने विचार किया कि अगर मेरे पिताजी यहीं रह गए तो मैं अपने पिता के कारण जरूर पकड़ा जाऊंगा, और सुबह जब मैं पकड़ा गया तो राजा मुझे जरूर फांसी पर चढ़ा देगा। इसीलिए उसने अपने झोले में से एक कटार निकाली और अपने पिताजी के सिर को काट लिया, और सिर को काट करके उसी झोले में रख लिया, और सर को झोले में रखकर नीचे आ जाता है। वह सेठ सर कटा हुआ उसी छज्जे पर पड़ा रहता है। चोर तो उन कलशों को लेकर अपने घर आ जाता है। इधर प्रातःकाल जब राजा के पहरेदार जागे तो उन्होंने देखा कि रात में राजा की कलशों की चोरी हो चुकी है। राजा कहने लगा कि ऐसा कौन सा चोर है, 3 बार हमारे किले के ऊपर से कलश उतार ले जाता है, मगर हमारी पकड़ में नहीं आया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि चोर आता कहां से है? महल के चारों तरफ घूम कर देखो, जरूर कहीं कोई ना कोई निशान होगा। राजा के सैनिक जब घूमते हुए महल के पीछे आए तो उन्होंने देखा कि किले के मध्य में छज्जे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। सैनिकों ने वहां चढ़कर देखा तो वहां एक आदमी की कटे हुए सर की लाश पड़ी थी। राजा के सिपाहियों ने उसे नीचे उतारा और राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति पता नहीं कौन है, क्योंकि इसका सर कोई काट ले गया है। जरूर इसका संबंध उसी चोर से होगा। दीवार पर बने कीलों के निशानों को देखकर राजा समझ गए कि चोर दीवार में कीलें ठोककर ऊपर जाता है और इसी रास्ते से कलशों की चोरी करके ले जाता है। अब तो राजा ने आदेश दिया कि हमारे गुप्तचरों को बुलाया जाए और पूरे नगर में गुप्तचरों को फैला दो। जिस घर में कोई रोता मिल जाए उसे ही पकड़ लाना, क्योंकि इस व्यक्ति के घर वाले रोते जरूर होंगे। इस प्रकार राजा के गुप्तचर पूरे शहर में फैल जाते हैं। मगर वह सेठ का लड़का बड़ा चालाक था। उसने अपने पिता का सर उसी थैले में रखा रहने दिया। अपनी पत्नी को भी बच्चों को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर वह बताता तो घर में रोना धोना होता और वह पकड़ा जाता। इधर गुप्तचरों ने पूरे शहर का कोना कोना छान मारा, मगर कहीं उन्हें कोई रोता हुआ नजर नहीं आया। तब राजा ने कहा कि देखो, एक काम करो, अगर शहर में कोई रो नहीं रहा है तो आप लोग इस मृतक शरीर को एक रथ पर रखकर